नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस का पार्ट 3 करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन किया था, और उससे पहले हमने पार्ट 2 चैलेंजिंग क्वेश्चंस का पार्ट 2 कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में आपका ये पार्ट 3 रहने वाला है। 10 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चन में से आप कितना आंसर कर पाते हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। कट ऑफ आपकी वही रहेगी 6 से 7 क्वेश्चन। अगर आप कर पाते हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और क्लास में जुड़ने से पहले आप क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताना है, आपके कितने क्वेश्चंस आप इन 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। और इस महीने के एंड तक हो सकता है आपके यूपीएसआई की वैकेंसी का कुछ ना कुछ नोटिस सरकार के द्वारा देखने को मिले। तो हम कोशिश करेंगे ये अपने टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस की लगभग लगभग 10 से 12 हमारी जितनी भी वीडियो होंगी, 10 12 14 जितनी भी वीडियो होंगी कर लेते हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम अपने प्रिपरेशन पर स्विच कर देंगे। आपके वही 40 क्वेश्चंस की रिवीजन में आपको डेली कराता रहूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर 2475 is equal to the loss incurred on selling the article for 1575. Selling price is the 2430. देन द प्रॉफिट परसेंटेज। किसी वस्तु को 2475 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1575 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 1:1 है। आगे बात समझ में, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप से होगा, मैंने आपको बताया था सब। यदि विक्रय मूल्य 2430 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। आगे बात समझ में यहाँ तक। देखो, हम क्या करते हैं, हम सीपी को रखते हैं बीच में। ये हमारा सीपी है। अगर ये वस्तु हमारी किस में बिकी, लाभ में बिकी, यानी कि ये वस्तु कितने रुपए में बिकी होगी, ये वस्तु बिकी होगी 2475 रुपए में। 2475 रुपए में बिकने के बाद इस वस्तु पे हुआ होगा प्रॉफिट। अगर इस वस्तु को बेचा गया 1575 रुपए में, तो इस वस्तु पे हुआ हमारा उतना ही लॉस। यानी कि लॉस और प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। आप इन दोनों को या तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो सीपी आ जाएगा, या आप इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे और जो निकल के आएगा, देखो, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऐड कर दो, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 और 504, ये आएगा आपका। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2025 आएगा। और 2025 जो होगा, यही 2025 आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका सीपी। आगे बात समझ में। अब इस सीपी को कितने रुपए में बेचा जा रहा है दोस्तों, ये बेचा जा रहा है 2430 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हो रहा है आप बता सकते हो, 405 रुपए का लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है, ये हो रहा है 2025 पे। 2025 पे कितने का लाभ हो रहा है, 405 रुपए का 2025 पे लाभ हो रहा है। मल्टीप्लाई 100%। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 5 बार जाएगा। देखो 20 पंजे 4 पंजे 20 हो गए, और 5 पंजे 25, और 5 से जब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितनी बार आएगा, ये आएगा 20%। तो जो आपका लाभ होगा वो कितना होगा, वो होगा 20%। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को माइनस करो। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 450। 450 निकल के आएगा। अब या तो 450 आप लॉस वाली वैल्यू में जोड़ दो, या 450 आप प्रॉफिट वाली वैल्यू में से घटा दो। जब इसमें से ये वैल्यू जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा, देखो 5 7 5 12 का 2, और 5 5 10 का 0, और ये 2025 ही आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका सीपी। तो सीपी निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप प्रॉफिट वाली वैल्यू को और लॉस वाली वैल्यू को आपस में जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दो, या इनको आपस में माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें या तो प्रॉफिट को घटा दो, प्रॉफिट में से घटा दो, या लॉस वाली वैल्यू में से जोड़ दो। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, देखो। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 18,625, allowed to successive discount of 20% and X% on the market price.
and sell it for 12,665. What is the value of x? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 18,625 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 18,625 रुपए है। एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% का और x प्रतिशत की 2 क्रमागत छूट देने के बाद 12,625 रुपए में बेचता है। तो x का मान बताना कितना होगा। देखो, आप इसको सक्सेसिव से कर सकते हो। सक्सेसिव से कैसे करते हो? यदि हमारे पास x का मान हो तो हम इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं, और हमारे पास x का मान नहीं है तो हम इसको सक्सेसिव से नहीं कर पाएंगे। अब हम इसको करेंगे कैसे? देखो, आप बताओ, वस्तु का वैल्यू कितनी है? वस्तु की वैल्यू है 18,625। अब इस 18,625 में पहले कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ? 20% का डिस्काउंट हुआ, यानी कि 4/5 आ गया। यानी कि 1/5 होगा ना इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5 रुपए की वैल्यू 1 कम 4 में बेच रहे हैं, यानी मैं इसको कर दूं 4/5। आगे बात समझ में। अब इसी वस्तु पर कितने प्रतिशत का हानि हो रही है? 100% की हानि हो रही है। तो इस वस्तु पे 100% की हानि के लिए मैं 100 माइनस x/100 कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये इतनी हानि होने के बाद कितने रुपए में बिकता है? ये फर्दर कितने रुपए में बिकता है हमारा? ये बिकता है आपका 12,665 रुपए में। 12,665 रुपए में बिकता है। आगे बात समझ में। 12,665 रुपए में बिकता है। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? देखो, 5 से इसको आप डिवाइड करो। 5 या 15 हो जाएगा, बचेगा कितना? 5 या 15 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये 4 से आपका कट जाएगा कितनी बार? 25 बार कट जाएगा। ये 25 से आपका कितनी बार कट जाएगा? 25 ही कम 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा कितना आपका? 1 2 और 2। ये बचेगा आपका 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 नंबर 125 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका हो जाएगा 149 मल्टीप्लाई 100 माइनस 0 माइनस x इज इक्वल टू इतना आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो किससे? 149 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा? जब आप 12,665 को अगर आप 149 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? और फिर उसको आप क्या कर देना है? इसको 100 में से घटा देना है। जब आप इसको ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो आपका आएगा 85 बार जाएगा कंप्लीटली, और 100 माइनस एक्स बराबर 85 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 15। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? ये 15% हमारा डिस्काउंट दूसरा वाला था, यानी कि x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू थी 15। बात आगे समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला प्रश्न क्या है? ये बात तो समझ में आ गई ना आपको, ये वाली जो मैंने किया है। जैसे हम करते थे, मान लो 100 रुपए की वस्तु है, पहले उस पर 20% का क्या हुआ? छूट हुई, तो 4/5 कर दिया। फिर 20% की हुई तो 4/5। ये सक्सेसिव वाली चीज है, सक्सेसिव वाली ही बात है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको करोगे तो देखो, आप 20% का सक्सेसिव लगाओगे तो कितना आएगा? या तो सक्सेसिव, जहां सक्सेसिव लगा सकते हैं वहां रेशियो भी लगा सकते हैं। तो ये 25 से कितना हो जाएगा? 25 से 16 हो जाएगा, यानी कि 5 से 4, 5 से 4 हो जाएगा। तो यही तो बात हम कर रहे हैं। 25 की वैल्यू हमें दे रखी है, 16 की निकाल रहे हैं। तो तभी तो निकालते हैं 100, तभी तो निकालते हैं 100 गुणा 4/5 गुणा 4/5, तो 16/25 हो जाएगा। 25 से कट जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे करी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न, द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल आर इन द रेशियो 3:1। ठीक है, एंड 7:11। इसमें 2 रेशियो में दी हुई है वस्तु। रेस्पेक्टिवली इन वाट रेशियो शुड द लिक्विड इन बोथ द वेसल बी मिक्स टू ऑब्टेन द न्यू मिक्सर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ बटर। देखो, हाफ मिल्क हाफ बटर का मतलब हो जाएगा 1:1। आगे बात समझ में। हमें एक वेसल बनाना है जो 1:1 में होगा, और हमें 2 वेसल दे रखी है जो 3:1 और 7:10 में होगा। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझाए थे। मैंने बताया था अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप वहां पे जाओ एलिगेशन से। एलिगेशन आप जिसमें लगाना चाहो उसमें लगा दो। मैं मिल्क में एलिगेशन लगाने की बात करता हूँ। अगर मैं मिल्क में एलिगेशन लगाऊंगा तो क्या होगा बताओ? हम मिल्क में एलिगेशन लगाएंगे तो मिल्क वाली वैल्यू आएगी। ये वेसल ए हो गया आपका, ये वेसल बी हो गया आपका, और ये कंप्लीट वेसल जो आपका बनेगा सी मान लो उसको। तो ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। आगे बात समझ में। मिल्क और वाटर दिया हुआ है, तो पहले में मिल्क कितना है? 3 है, और टोटल वैल्यू कितनी है? 4 है। इसमें हमें एलिगेशन लगाना है।
दूसरे में वैल्यू कितनी है मिल्क की 7 है और टोटल वैल्यू कितनी है 18 है। और लास्ट वाले जो हमें बनाना है उसमें मिल्क की वैल्यू कितनी है 1 है और टोटल कितनी है 2। इसमें एलिगेशन लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको इसमें से घटाओ, जब इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा और 3 माइनस के 2 आएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आती। अब इसमें से माइनस करेंगे हम, 7/18 में से माइनस करेंगे 1/2। तो 1/2 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, ये मेरा 9 माइनस 7/18 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये आएगा 2/18, यानी मैं दूसरी बार कह सकता हूँ 1/9। तो जो रेशियो बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा 1/9 रेशियो 1:4, यानी कि 4:9 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। 4:9 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बात समझ में, हमने बस एलिगेशन लगाया है क्योंकि हमें दो वस्तु से एक वस्तु निकालनी है। जहां भी दो वस्तु से एक वस्तु निकालनी होती है वहां पे हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। एलिगेशन अगर आप वाटर में लगाना चाहो तो वाटर में एलिगेशन लगा लो, मिल्क में लगाना चाहो मिल्क में एलिगेशन लगा लो, निकलेगा हमारा यही रेशियो। आगे बात समझ में कि बेसल को कितने कितने अनुपात में मिलाया गया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 8 प्रेक्षणों का औसत 25:5 था। बाद में पता चलता है कि इसमें 2 प्रेक्षण गलती से लिए गए। एक प्रेक्षण का मूल जो है वो 14 अधिक है, ये अधिक था और दूसरे का 13 की बजाय 31 गलत लिया गया था। उसमें 18 प्रेक्षणों का सही, 18 नहीं सॉरी 8 है, ये माफी चाहूंगा, ये 8 है। 8 परीक्षणों का क्या बताना है हमें, उन 8 परीक्षणों का जो सही अनुपात होगा वो हमें, रेशियो होगा वो हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, सही रेशियो हमें उसका बताना है, सही रेशियो उसका क्या होगा। चलो देखो आप मुझे बताओ, 8 परीक्षण है, उनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 25:5 दे रखा है। आगे बात समझ में, पहले में 14 अधिक होता है और दूसरे में कितना अधिक होगा बोलो, 31 की बजाय हमें 13 ले लिया तो कितना अधिक हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 18 अधिक हो जाएगा। तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा, 18 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, यानी कि 32 अधिक ले रहे हैं। तो जो 32 अधिक है वो 8 के 8 में बटा होगा, तो इसको 8 के 8 में बांट दो तो कितना आएगा, 4 सब में अधिक होगा। अगर 4 सब प्रेक्षण में अधिक है तो यानी कि सीधी सी बात है जो औसत होगा उसमें भी 4 कम होगा, तो इसमें भी हम 4 माइनस कर देंगे। जब 4 इसमें से माइनस करेंगे तो 21:5 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। 21:5 हमारा इसका क्या आ जाएगा, 21:5 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। हाँ जी, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न क्या है, दो स्टेशन के बीच की दूरी, दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर है। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है हमारे पास, और इनके बीच की जो दूरी है वो 450 किलोमीटर है। बात इतनी आगे समझ में, 450 किलोमीटर है। एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। बात इतनी आ गई समझ में कि नहीं आ गई। और दूसरा व्यक्ति स्टेशन बी से स्टेशन ई की ओर चलना शुरू कर देता है, पहले से 20 मिनट पहले चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर देता है। गति से पहले व्यक्ति से 20 मिनट पहले चलना शुरू करता है, तो 20 मिनट पहले चलना शुरू करता होगा, यानी कि उसने 20 मिनट की दूरी जो अपनी तय करनी थी वो तय कर ली होगी, उसके बाद दोनों चलना शुरू करे होंगे। तो मैं पहले जो दूसरा व्यक्ति है मेरे पास, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी 20 मिनट की दूरी निकाल दी। ये 20 मिनट की दूरी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 20 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, यानी इसने 20/3 किलोमीटर की दूरी इसने अब तक तय कर ली होगी। ठीक है, अब यहाँ मान लो यहाँ आ गया होगा, ये यहाँ आ गया होगा। अब जो दूरी बची दोस्तों वो कितनी बची, जो दोनों को सापेक्ष में तय करनी है वो कितनी बची, ये हो जाएगा आपका 20/3। अब इतनी दूरी बची, अब दोनों एक साथ चल रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, इनकी जो सापेक्ष स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी। और अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि ए के द्वारा तय की गई दूरी, तो ए के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि ए का, उसमें क्या कर देंगे, एक की स्पीड ऐड कर देंगे। अब इसको सोल्व करो आप, देखो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 135 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा और माइनस के 20 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, ये 3 × 35 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15। देखो 3 से काट देंगे 5 बार और 5 से कट जाएगा आपका ये 7 बार। जब इसको माइनस करोगे आपका आएगा 133 और बटे हो जाएगा 7, और जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 19 क्या हो जाते हैं, 133, यानी कि
190 हमारा इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 6 है। देखो, प्रश्न नंबर 6 हमारा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6 क्या है? टू सर्कल इफ इक्वल टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर्स द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये सब चीज मैंने आपको शायद बताई नहीं है अभी, मतलब आपको मैंने ज्योमेट्री का पार्ट कराया नहीं है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ और आप चाहे तो अपना 9 क्वेश्चंस में से अपना आंसर बता सकते हैं। तो इसकी ओवेनिस्ट जीवा की बात करनी है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो, कॉमन कोड की बात करनी है जब दोनों जो इक्वल हमारे पास सर्कल हो, ये दोनों एक सर्कल हमारे पास इक्वल है और ये दोनों सर्कल एक दूसरे के किससे जाते हैं? एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं। जब एक दूसरे के सेंटर से होके जाते होंगे, देखो ये इक्वल है, मैं इक्वल नहीं बना पा रहा हूँ वो गलत बात है। देखो ये इक्वल है और एक दूसरे के सेंटर से होके जा रहे हैं, तो इनकी जो कॉमन कोड होगी वो होगी इन दोनों के इंटरसेक्शन को काटने वाली एक लाइन। इनकी जो कॉमन कोड होगी वो कौन सी होगी? इन दोनों सेंटर को काटने वाली एक लाइन। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये होगी। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें निकालनी है, और ये हमारे पास पता है। बोलो, इस सेंटर से इस परिधि की दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि उसने बताया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और इस वाले की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों की सेम है। और हमें ये वाली दूरी कितनी है? ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाले, देखो जब ये दोनों बराबर बनेंगे ना, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर आएगी, तो ये 4 हो जाएगा। और हमें ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपका कितना? ये मान लो पॉइंट आपका कोई भी पी पॉइंट मान लो, और ये मान लो ए, और ये मान लो आपका बी, तो ए भी आ जाएगा, ए पी आ जाएगा। बात इतनी आएगी समझ में कि नहीं आ गई? एपी आ जाएगा। आप इसको जब एपी स्क्वायर, सॉरी, ये आप इसको निकालोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 64, 64 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 48 बचेंगे। और 48 बटे कितना हो जाएगा? 48 बराबर हो जाएगा एपी स्क्वायर। तो एपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एपी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 48, और अंडर रूट 48 को हम लिख सकते हैं 4√3। 4√3। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4√3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 4√3, यानी कि 2 गुणा 4√3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8√3, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये मैंने आपको कराया नहीं है, कराऊंगा अभी मैं आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट, और आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? द रेडियस ऑफ हाइट और अ राइट सर्कुलर कोन आर द रेशियो ऑफ 3:16। 3:16 नहीं, 3:4 है, माफी चाहूंगा, ये 3:4 है। ठीक है दोस्तों, ये 3 रेशियो क्या है? 3:4 है। ठीक है, ये क्या है आपका? 3:4। 3:4 आपका है। इफ इट्स कर्वल सरफेस एरिया इज 9240 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हमें बताना है एक लंब वृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या और लंबाई का, ऊंचाई का जो उसका क्या है? ऊंचाई और उसकी जो लंबाई का, हाँ, उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 3:2। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी, और उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी, यानी कि r/h हमें दिया हुआ है कितना? 3:4 दिया हुआ है। और शंकु जब हम बनाते हैं, आपने देखा होगा शंकु इस तरीके का होता है। ठीक है, ये शंकु होता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ये शंकु होता है। अब इसकी ये वाली ऊंचाई तो हमें दी हुई है, और ये वाली इसको हमें त्रिज्या दी हुई है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें ये एल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ये एच होता है, ये आर होता है। तो मुझे बताओ एल की वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो दोनों, आप ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं? 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। अगर मैं मानता हूं कि आर बराबर जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, और एच बराबर हो जाएगा 4x, और पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो एल बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5x, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब हमें उसका क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है, और पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है ये हमें। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 3x दी हुई है। और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5x दी हुई है। बराबर कितना हो जाएगा? 9240। ठीक है, आप इसको जब
आप इसको जब आप इसको 11 से काटो, देखो 11 से कट जाएगा 2 बार, 11 से आप इसको काटो, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। 2 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप जब 3 से काटोगे तो 14 बार कटेगा, यानी कि 140 बार कट जाएगा। और जब इसको 5 से आप काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। और ये आपका हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। और 28 गुणा 7 का मतलब होता है 7 गुणा 4 गुणा 4, 7 गुणा 4 गुणा 7। तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 2 यानी कि 14 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 14 आ गई, यानी कि आर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा बताओ, 14 42 हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा बताओ, 14 चौका 56 हो जाएगा। और एल कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है वॉल्यूम, कितना होता है क्यूब का, सॉरी कौन है ना, कौन का वॉल्यूम होता है 1/2 1/3 सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 42, यानी कि 42 गुणा 42 और गुणा हो जाएगा आपका एच कितना है, एच कितना है आपका 56। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 7 से कट जाएगा 6 बार और 3 से कट जाएगा आपका 2 बार, यूनिट डिजिट पाप। चलो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 का 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा और ये है 0 यहाँ पे 8 आएगा, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को जो मैंने बताया है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ साइड एंड ऑल डायगोनल। इसके डायगोनल और इसके हमें साइड्स का क्या बताना है, सम बताना है क्या होता है। अच्छा ये क्वेश्चन भी मैंने आपको नहीं कराया, मतलब ये भी मैंने आपको पॉलीगन बराबर नहीं कराया। चलो देख लो एक बार, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, मैं आपको क्या कर देता हूँ समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो और हमें निकालने की साइड कितनी होती है, तो जो जो साइड होती है ना एन, वो होता है एन बराबर होता है आपका 360, 360 अपॉन कितना, 360 अपॉन 360 अपॉन 360 अपॉन यानी कि एन 360 अपॉन जो डिग्री दी हो रखी है यानी कि 30 आ जाएगा। तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 12, यानी कि जो 12 होगा वो 12 हो जाएगी हमारी कितनी साइड्स, ये हो जाएंगी हमारी साइड्स, 12 साइड हो जाएगी। साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन जो हमें थीटा दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो एन बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री, ये लिख सकते हो। एन की वैल्यू आ गई। और अगर हमें यहाँ से क्या निकालना हो, अगर हमें यहाँ से क्या निकालना हो, हमें यहाँ से डायगोनल निकालना हो, डायगोनल निकालना हो अगर हमें यहाँ से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू n-3/2, इसका फॉर्मूला होता है। डायगोनल कैसे निकलेगा, 12 गुणा n-3 हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 6 9 54, 56 आ जाएगा, 54 सिर्फ 54 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायगोनल। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही। और हमें क्या बताना है, डायगोनल और साइड्स का सम बताना है, यानी कि 12 प्लस के 54 आ जाएगा आपका 66 आंसर, 66 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इफ, अगला प्रश्न क्या है हमारा, इफ 9 डिजिट नंबर 7p5964q28 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q। q की लार्जेस्ट वैल्यू पर इसका मान कितना होगा, ये होता है आपका p स्क्वायर माइनस की q। आगे बात समझ में, 7p5964q28, अगर ये संख्या हमारी 88 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये है कि संख्या 8 और 11 से डिवाइड है। आगे बात समझो, 9 अंकों की संख्या है, 8 और 11 से डिवाइड है। और कोई संख्या अगर 8 से डिवाइड है तो यानी कि उसके लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे। हम ज्ञात कर लेंगे इसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो क्यू की वैल्यू यहाँ लार्जेस्ट क्या हो सकती है। अगर क्यू की वैल्यू में 9 रखता हूँ तो देखो लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है क्योंकि ड्यू की वैल्यू 9 रखता है, तो 928/8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करो, 8 ही कम 8 बचेगा कितना आपका 12, और 8 ही कम 8, 8 चौक 8 छंग 48, यानी कि पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी हमारा जो Q का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा दोस्तों हमारा 9। अगर Q का मान 9 हो जाएगा तो अब जो संख्या बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, अब संख्या बन जाएगी 7p5964
9, 2 और 8। अब आप क्या करोगे, आप करोगे इसका 11 से डिविजिबल वाला रूल लगा दोगे। अल्टरनेटिव संख्याओं को ऐड करो, अल्टरनेटिव संख्याओं को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 कितने होते हैं, 18 और 9 27, 27 और 8 होते हैं 35। तो 35 माइनस पी, और 9 और 4 13, 13 और 2 कितने होते हैं 15, पी माइनस 15 हो जाएगा। और पी माइनस 15 का मतलब क्या हो जाएगा, पी प्लस 15। तो आप इसको क्या बोलोगे, हो जाएगा 25 माइनस के पी। और पी, अब इसमें से क्या माइनस करें हम, पी में से क्या माइनस करें, पी की ऐसी वैल्यू क्या रखें हम जिससे हमारी ये संख्या क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर मैं पी की वैल्यू क्या रखता हूँ, बोलो पी की वैल्यू क्या रखनी चाहिए यहाँ पे। आप इसको एक बार ऐड करके देखो, आप इसको 7 5 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 होते हैं 27, 27 और 8 होते हैं आपके 35। ठीक है, 35 माइनस ये हो जाएगा पी, और 9 और 4 9 और 4 होते हैं 13, और 13 और 2 होते हैं 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस पी। और पी की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, पी की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए ये हमें बताना है। देखो पी की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, पी की वैल्यू रखनी चाहिए दोस्तों हमें, अगर लार्जेस्ट की बात हो रही है, अगर लार्जेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि लार्जेस्ट की बात हो रही है ना, तो पी की वैल्यू में देखो यहाँ 3 भी रख सकता हूँ। पी की वैल्यू में 3 रख के देखता हूँ, 3 रख के देखता हूँ तो 22 आएगा, और 22 11 से डिवाइड है, तो 3 रख के देखता हूँ तो पी का मान मेरा 3 आ गया, और क्यू का मान मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। आगे बात समझ में। अब इसको सोल्व करो आप, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और माइनस के 9, तो ये होता है 0 आ जाएगा, तो 0 हमारा इसका उत्तर हो सकता है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा 0। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न आपका है, आखिरी प्रश्न है, और इस आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। ही सोल्ड फर्स्ट आइटम 20% प्रॉफिट एंड सेकंड आइटम एट 12.5% लॉस। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु को 20%, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पे, पहली वस्तु क्या है, मैं 20% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि पहली वस्तु का ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। पहली वस्तु को 5 रुपए की है तो 6 रुपए की बेच रहा हूँ। आगे बात समझ में। और दूसरी वस्तु अगर 12.5% की हानि, यानी कि 1/8 है, यानी कि वस्तु अगर 8 की है तो उसको कितने रुपए में बेच रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ 7 रुपए में। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्होंने बताया कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो इनको बराबर कर दो। अगर बराबर नहीं है तो इनको बराबर कर दो। इसकी मल्टीप्लाई आप 4 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई आप 3 से कर दो, तो ये भी 24 बन जाएगा, और 24 और 7 के 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20:24। तो 20:24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 24:21। आप इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, तो 45 सॉरी। तो यानी कि 44 रुपए की वैल्यू कितने रुपए में बेच रहे हैं हम, 44 रुपए की वैल्यू हम 45 रुपए में बेच रहे हैं। कैसे तिरछा हो गया, ठीक है। हम 44 रुपए की वैल्यू कितने रुपए में बेच रहे हैं, 44 रुपए की वैल्यू 45 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमारा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 22 पे हो रहा है। मल्टीप्लाई 100, आप इसको जब डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 11 बार आएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 बार आएगा, यानी कि हो जाएगा 25/11। और 25/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/11 को लिख सकते हैं 11 दूनी 22, और 22 और 3 25, यानी मैं कह सकता हूँ 2 सही 3/11% मेरा इसका उत्तर हो जाएगा। 2 सही 3/11% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना है। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो तो, और क्लास को आप शेयर भी कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।